हाँ, तो आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं 6th क्लास का साइंस का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है वस्तुओं के समूह बनाना। अर्थात कहने का मतलब है कोई भी वस्तु है तो उसको हम एक ग्रुप में रखते हैं, ठीक है। अगर बिस्किट की बात करें तो सारे बिस्किट को एक ग्रुप में रखेंगे। अगर हम किसी भी उत्पाद की बात करें तो उन सबको एक ग्रुप में रखा जाता है ताकि हमें उसे ढूंढने में आसानी हो, ठीक है। तो इसी प्रकार कह रहा है कि हमारे जो चारों तरफ हैं, चारों तरफ मतलब हमारे अगल बगल आगे पीछे सारे जगह पे अगर हम देखें तो वस्तु और एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती है। ये पदार्थ कांच हो सकते हैं, धातु हो सकते हैं, प्लास्टिक, लकड़ी इत्यादि हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम बात कर रहे हैं कि जो वस्तुएं हैं, तो वस्तुओं को कह रहा है कि वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है। तो ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थ से भी बनी हो सकती है और फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं भी बन सकती हैं, ठीक है। देखिए, कहने का मतलब है कि एक वस्तु है एक पदार्थ से बनी है, या फिर एक वस्तु है वो बहुत सारे पदार्थ से मिलकर बनी है, या फिर एक ही वस्तु है जो अन्य अन्य पदार्थों से बनी है, या फिर बहुत सारे पदार्थों को मिलाकर एक वस्तु बनाई गई है, ठीक है। तो इसमें हमें कहता है फिर पदार्थों के गुण, ठीक है। तो पदार्थों के गुण कहने का मतलब है कि पदार्थ के पास क्या गुण है, क्या क्वालिटी है, विशेषताएं हैं। तो इसमें हम बता रहे हैं जो हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाता है, ठीक है, तो उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर करता है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसी प्रकार कोई भी वस्तु जो है, किसी वस्तु में चमक होती है, जिस चमक अथवा धुति कहते हैं उसे। तो धुति देखते हैं जिससे भी संभव हो सके किसी भी ढंग से काटने पे अगर हम देखेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ, उसमें जो है साइड के कॉर्नर पे जहाँ हम उसे काटते हैं वहाँ पे देखना चमक की तरह दिखाई देती है, जिसे हम धुति कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि धुति की परिभाषा, तो पदार्थ जिसमें इस प्रकार की धुति होती है, ठीक है, वे प्राय धातु होते हैं। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना धातु के उदाहरण है। धुति मतलब चमक, ठीक है। जब किसी पदार्थ को काटते हैं हम तो उसका जो साइड का कॉर्नर होता है वहाँ पे हमें चमक दिखाई देती है, ठीक है। तो अगर किसी पदार्थ में चमक दिखाई देती है तो हम समझ जाते हैं कि ये धातु है। जैसे कि अगर हम एल्युमिनियम को काटे या सिल्वर को काटे तो वहाँ पे दिखेंगे कि हमें चमक दिखाई देती है एक, ठीक है। और अगर हम लकड़ी को काटे तो लकड़ी में प्रायः चमक नहीं दिखाई देती है। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो चुंबक है चुंबक है या फिर चांदी है, एल्युमिनियम है, तो वो क्या है, धातु है, ठीक है। अब कह रहा है कि कुछ धातुएं जो होती हैं अपनी चमक खो देती हैं, जिन्हें धातुहीन कहते हैं, ठीक है। तो अब ये क्यों होता है, तो ऐसा जो है तब होता है जब मतलब कोई धातु चमक कब खो देती है, तो ऐसा तब होता है जब वायु तथा नमी की अभिक्रिया में वो होती है, ठीक है। जब वो उस धातु पे वायु और मिक्स हो जाए, वो नमी में रहे अर्थात पानी में, जैसे कि लोहे में जंग लगते हैं तो उसकी चमक खत्म हो जाती है। इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही धुती दिखाई देती है। जब ताज़ा काटते हैं किसी भी पृष्ठ को, जैसे कि चांदी का हो गया या एल्युमिनियम का हो गया, किसी रेलिंग पाइप को ही ले ले, अगर उसे हम जब काटते हैं तो वो जो है न्यू होता है, जिसके कारण हमें उस पर चमक दिखाई देती है। जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु के छड़ों के ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें और बताएं कि इसमें जो है चमक दिखाई दे रही है या नहीं, ठीक है। उसके बाद आता है जो पदार्थ होता है उसका गुण कठोरता। तो कठोरता कहने का मतलब है कि जो पदार्थ होते हैं अपने हाथों से दबाए जा रहे हैं या नहीं दबाए जा रहे हैं, ठीक है। अगर मतलब दबाने का मतलब है, दबाने को कहते हैं संपीड़ित करना, ठीक है। अगर कोई पदार्थ संपीड़ित हो रहा है तो कहने का मतलब है उस पदार्थ में कठोरता नहीं है, ठीक है। अर्थात उसको दबाना कठिन नहीं है, आसानी से संपीड़ित हो जा रहा है। तो धातु की एक चाबी लीजिए और इसको क्या कीजिए, इसको लकड़ी, एल्युमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चाक, अन्य कोई पदार्थ या वस्तु के पृष्ठों को खरोचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ प्रयासों को आसानी से खरोच सकेंगे पदार्थों को, और कुछ पदार्थों को आसानी से नहीं खरोच पाएंगे। तो वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है अथवा खरोचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं। हमने कहा ना, जैसे कि दबा सकते हैं, तो दबा दिया तो वो कठोर नहीं है, कोमल है। और जिन पदार्थों को आसानी से नहीं दबाया जा सकता है, खरोचा नहीं जा सकता, तो वो पदार्थ कठोर कहलाते हैं, ठीक है।
उदाहरण के लिए कह रहा है रुई और स्पंज जो हम लेंगे ना, तो रुई को देखिएगा एकदम मुलायम और कोमल होता है, उसे हम दबा सकते हैं। स्पंज जो है उसे भी दबा सकते हैं, ठीक है। और इस स्पंज कहने का मतलब फोम जो हम लोग गुड्डी गुड्डियाँ बनाते हैं तो देखना उसमें जो फोम होता है ना, वो फोम स्पंज। और जो लकड़ी होते हैं ना, तो लकड़ी तो कठोर होते हैं, लकड़ी को तो हम दबा नहीं सकते। इसके बाद कह रहा है पदार्थों में विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे कि चमक हो सकती है जिसको धुती कहते हैं, कठोरता हो सकती है, रुक्ष मतलब होता है खुरदरा, ठीक है, अथवा चिकना होना। तो ये सब गुण जो है पदार्थों में हो सकते हैं। उसके बाद बात आती है यहाँ पे कि कुछ पदार्थ जल में लुप्त हो जाते हैं और कुछ घुल अर्थात घुले हो जाते हैं और कुछ नहीं। तो जिन पदार्थों को हम कहेंगे कि जल में घुल जाते हैं तो उन्हें विलय कहेंगे, और अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते, काफ़ी समय तक गिलास में विलोडित मतलब होता है कि उसे घुमाना, काफ़ी समय तक उस पदार्थ को हम जल में हिलाते रहेंगे, विलोडित करते रहेंगे, फिर भी वो जल में नहीं खोएगा, लुप्त ही नहीं होगा। तो ये पदार्थ कहते हैं अविलय। जैसे जल में बालू को अगर आप विलोडित करें फिर भी वो विलय नहीं होगा, ठीक है। चूँकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर के कार्यों में प्रकारों में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके बाद बात यहाँ आ रही है कुछ गैसें जो हैं जल में विलय होती हैं जबकि कुछ गैसें नहीं होती हैं। अब जल में विलय गैसों की बात करें तो जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती है। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन गैस जो होता है जल में विलीन होती है, और जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जो है जल में रहने वाले जो जंतु हैं एवं पादप हैं, पेड़ पौधे जो भी हैं जल में रहने वाले, उनके जीवित रहने के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद कह रहा है कि वस्तुएं जल में तैरती हैं या नहीं तैरती हैं, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। कुछ वस्तुएं हल्की होती हैं, ठीक है, जो जल में तैरती हैं, और कुछ वस्तुएं जल में नहीं तैरती हैं, कुछ वस्तुएं जो है जल में डूब जाती हैं। इसके बाद बात कर रहे हैं पारदर्शिता। तो उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तु को देखा जा सकता है उसे पारदर्शी कहते हैं, ठीक है। अगर पारदर्शी की हम बात करें जिनसे होकर वस्तु को देखी जा सकती है, तो हम यहाँ से ले सकते हैं कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थ के उदाहरण हैं। उसके बाद कह रहा है कि इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं, उन्हें अपारदर्शी कहते हैं। जैसे लकड़ी का एक टुकड़ा ले लीजिए बड़ा सा, और उसे अपने फेस के सामने रखेंगे तो उसके पीछे के पार्ट को हम नहीं देख पाएंगे कि उसके पीछे क्या है, तो ये क्या है, अपारदर्शी है, ठीक है। गत्ते के डिब्बे ले लीजिए, धातु का कोई पात्र ले लीजिए, तो हम उसके उस साइड नहीं देख सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि पारभासी, तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तु को देखा जा सकता है परंतु बहुत स्पष्ट नहीं। जैसे कि अगर जो कागज़ है, ठीक है, उसमें अगर हम ऑयल लगा ले रहे हैं, तेल लगा रहे हैं, और उसके बाद उसमें हम देखें तो इधर से उधर हम देख तो सकते हैं लेकिन पूरा साफ नहीं देख सकते हैं, अर्थात वो पारभासी होता है, धुंधला होता है, धुंधला टाइप से दिखाई देगा, तो उसे हम पारभासी कहेंगे। अतः हम जो पदार्थ है ना उसको पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी समूह के रूप में बांट सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि जो हमने यह सीखा जो कि पदार्थ है अपनी भिन्न दिखावट होती है तथा उनके जल अथवा अन्य द्रव में मिश्रित होने के ढंग भी अलग अलग होते हैं। वे जल में तैरते भी हैं, डूब भी सकते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी भी हो सकते हैं। तो पदार्थों का जो समूहन है अर्थात पदार्थों को एक ग्रुप में रखना उनके गुणों में समानताओं अथवा विभिन्नताओं के आधार पर किया जाता है कि उनमें क्या क्या समानताएं हैं पदार्थ में और क्या क्या विभिन्नताएं हैं, उसके आधार पर करते हैं। उसके बाद कह रहा है कि दैनिक जीवन में हमने प्राय पदार्थों को समूहन अपनी सुविधाओं के लिए करते हैं। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तु एक साथ रखी हो, ठीक है। अगर मान लो कोई दुकानदार की बात करें तो कोई बिस्किट का है, ठीक है, तो वो सारी बिस्किटों को एक कोने में रखता है, सारे साबुन को एक कोने में रखता है जिससे कि हमें उसे ढूंढने में आसानी हो। उसके बाद कह रहा है इस कारण इस प्रकार जो है पदार्थों के समूहन से हमें एक दूसरा कारण भी है कि हम पदार्थों का समूहन क्यों करते हैं। पदार्थों को इस प्रकार समूहन में बंटवारे उनके गुणों का अध्ययन तथा इन गुणों में किन्हीं भी पैटर्नों का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। तो हेलो गाइस, तो आज का ये चैप्टर ख़त्म और मिलते हैं हम कल के नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम चैप्टर 3 का वीडियो बनाने वाले हैं। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूज़न हो तो कमेंट कीजिएगा और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए ताकि आपके जैसे और भी बच्चे पढ़ पाए।